माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हम लोग का कि करापात या कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, अथवा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत करापात को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत करापात तथा कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच। किसी वस्तु पर लगाए गए कर का भार क्रेता और विक्रेता पर कितना पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि करारोपित वस्तु की मांग की लोच और पूर्ति कैसी है। तो पहला जो करापात को निर्धारित करने वाला तत्व है या कर को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो क्या है, वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच। ठीक है, वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच जैसी होगी उसी अनुसार कर का भार निर्धारित होता है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे मांग की लोच। ठीक है, तो वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच जो क्या है उसके अंदर ही उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं। एक बार हम लोग देखेंगे मांग की लोच और दूसरी बार हम लोग देखेंगे पूर्ति की लोच। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, मांग की लोच। मांग की लोच लोचदार भी हो सकती है और बेलोच भी। वस्तु की मांग लोचदार होने का आशय यह है कि मूल्य में थोड़ी वृद्धि होने से ही मांग में कमी आ जाती है। इसके विपरीत वस्तु की मांग बेलोच होने का आशय यह है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी मांग में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। मांग की लोच का करापात पर जो प्रभाव पड़ता है वह निम्नलिखित है। तो पहले मांग की लोच को देखते हैं। तो अगर कोई भी एक वस्तु है उसका अगर कीमत बढ़ जाता है तो क्या होता है कि उसकी मांग घट जाती है। ठीक है, और वस्तु की मांग बेलोचदार होने से आशय यह है कि जो आवश्यक वस्तु है, ठीक है, उसकी अगर कीमत नहीं भी बढ़ रही है तो भी मांग में क्या है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मांग की लोच का करापात पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, यदि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है तो कर का संपूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा। ठीक है, यदि वस्तु की मांग पूरी तरह से लोचदार होती है तो कर का जो भार होता है वो क्या है, विक्रेता पर पड़ेगा। दूसरा है, यदि वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो कर का संपूर्ण भार क्या है, क्रेता पर पड़ेगा। और अगर वस्तु की मांग क्या है, बेलोचदार है तो उसका भार किस पर पड़ेगा, क्रेता पर पड़ेगा। अब देखते हैं पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच वस्तु की वह मात्रा है जो किसी विशेष कीमत पर विक्रेता द्वारा बेचे जाने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो पूर्ति की लोच क्या है कि वस्तु की वो मात्रा है, ठीक है, जो कि कोई भी एक कीमत पर विक्रेता क्या है, विक्रेताओं के द्वारा क्या है उसको बेचे जाने के लिए बाजार में क्या है, लाया जाता है उस वस्तु को अन्य बातों के सामान्य रहने पर। ठीक है, पहला पॉइंट है, वस्तु की पूर्ति बेलोचदार है तो ऐसी स्थिति में कर विवर्तन नहीं होगा और संपूर्ण कर भार विक्रेता पर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वस्तु की पूर्ति क्या है, बेलोचदार है तो इसमें क्या होगा कि कर का कोई भी विवर्तन नहीं होगा और उसका भार किस पर पड़ेगा, विक्रेता पर पड़ेगा। यदि वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है तो ऐसी स्थिति में करारोपण के फलस्वरूप विक्रय की मात्रा कम हो जाएगी और कीमत में ठीक उतनी ही वृद्धि होगी जितनी की कर लगाया था। अतः कर का संपूर्ण भार क्या है, क्रेता पर पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्ति अगर पूरा लोचदार हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जितना भी कर लगाया जाता है जितना कर लगाया जाएगा उतना ही क्या होगा, वस्तु का कीमत में भी वृद्धि होगा और उसका जो भार है उस किस पर पड़ेगा, क्रेता पर। मांग और पूर्ति की लोच के अनुसार कर का भार क्रेता और विक्रेता पर कितना पड़ेगा इसको हम लोग चित्र के द्वारा क्या स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये है चित्र। ठीक है, y अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है, x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। ये O है, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, ये S है, ये S1 है, ये P1 है, ये P है और ये Q है और ये T है और ये डिमांड वक्र है और ये सप्लाई वक्र है। ठीक है, पूर्ति वक्र। ये डिमांड वक्र को क्या हो रहा है, यहाँ पे काट रहा है तो इसका जो ये क्या है, ये संतुलन बिंदु होगा। ठीक है, और उसका कीमत क्या होगा, यहाँ होगा
और इसका ये जो है वस्तु की मात्रा होगा, और ये डिमांड कर्व को ये सप्लाई वर्क यहाँ P1 पर काट रहा है, तो इसका कीमत यहाँ होगा और इसका वस्तु की जो मात्रा है वो M1 होगी। ठीक है, तो चलिए अब चित्र को किस तरीक़ा से लिखा जाता है, एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है वो देख लीजिए कि चित्र से x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। dd क्या है, मांग वक्र है, तथा SS पूर्ति वक्र है। PM क्या है, प्रति इकाई वस्तु की कीमत है, जहां OM वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा है। मांग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं, अतः वह संतुलन का बिंदु है। जब कर लगाया जाता है तो पूर्ति वक्र SS से बढ़कर के S1 हो जाती है, जहां वह मांग वक्र को P1 बिंदु पर काटती है, जो संतुलन का नया बिंदु है, जहां कीमत P1 M1 है तथा वस्तु की मात्रा OM1 है। P1 T प्रति इकाई कर है, क्रेता P1 Q कर का भार तथा विक्रेता QT का भार सहन करेगा। तो हम जब भी चित्र का एक्सप्लेनेशन करते हैं तब आप चित्र को पक्का देखें, तो उससे क्या होता है कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो भी देखे उसका निष्कर्ष के तौर पर क्या निकलेगा कि यदि मांग पूर्णतः लोचदार होती है और पूर्ति क्या है, पूर्णतः बेलोचदार होती है, तो कर का संपूर्ण भार क्या है, विक्रेता पर पड़ेगा। मांग क्या है, लोचदार, और पूर्ति बेलोचदार, ऑपोजिट है। ठीक है, तो कर का भार क्या होगा, विक्रेता पर पड़ेगा। दूसरा क्या है, यदि पूर्ति पूर्णतः लोचदार है और मांग पूर्णतः बेलोचदार है, तो कर का संपूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा, ऑपोजिट है, याद रखना। ठीक है, यदि पूर्ति पूर्णतः लोचदार है और मांग पूर्णतः क्या है, बेलोचदार है, तो कर का भार किस पर पड़ेगा, क्रेता पर पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, यदि वस्तु की पूर्ति की लोच और वस्तु की मांग की लोच एक दूसरे के बराबर होती है, तो कर का भार क्रेताओं और विक्रेताओं पर क्या है, समान रूप से विभाजित होता है, यानी कि समान रूप से कर का भार पड़ेगा दोनों पे। यदि पूर्ति की लोच मांग की लोच से अधिक है, तो कर भार क्रेताओं पर विक्रेताओं की अपेक्षा अधिक अनुपात में पड़ेगा। क्या है, पूर्ति की लोच अगर मांग की लोच से अधिक है, तो कर का भार किस पर पड़ेगा, क्रेताओं पर अधिक अनुपात में पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है, यदि वस्तु की पूर्ति की मांग की लोच से कम है, वस्तु की मांग क्या है, कम है। ठीक है, तो कर का भार क्रेताओं के मुकाबले विक्रेताओं पर अधिक अनुपात में पड़ेगा। इस प्रकार क्या स्पष्ट होता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियां कर भार का निर्धारण करने में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ये था हम लोग का फर्स्ट पॉइंट कि मांग की लोच और पूर्ति की लोच करापात का जो कर भार का सिद्धांत है उसको किस प्रकार से निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है। और इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव। ठीक है, करापात एवं कर विवर्तन पर उत्पत्ति के नियमों का भी प्रभाव पड़ता है। उत्पत्ति के 3 नियम है। पहला है उत्पत्ति समता नियम। ठीक है, यह लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, जब किसी वस्तु का उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है, तो करारोपण के कारण कीमत में जो वृद्धि हो जाती है वह ठीक कर की राशि के बराबर होती है और उपभोक्ता पर संपूर्ण कर भार पड़ता है। ठीक है, इसको चित्र के द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो इसका जो चित्र है वो y अक्ष पर वस्तु का मूल्य लिया गया है, x अक्ष पर वस्तु की मात्रा ली गई है। ये इसका डिमांड वक्र है, ये इसका सप्लाई वक्र है जो कि क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि स्थिर है। ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे M1 है, ये M है, यहाँ पे K है, P1 है, P है, S1 है, S है, और ये DD क्या है, डिमांड वक्र है, और ये SS सप्लाई वक्र है, और ये S1 भी सप्लाई वक्र है। ठीक है, मतलब पूर्ति वक्र। तो चलिए इसको एक्सप्लेन किस तरीक़ा से करना है वो देखिए। चित्र से x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर वस्तु के मूल्य को दर्शाया गया है। dd मांग वक्र है और SS पूर्ति वक्र है। dd मांग वक्र SS पूर्ति वक्र को P बिंदु पर काटती है, जहां OM वस्तु की मात्रा
तथा पीएम वस्तु की कीमत है। पी संतुलन का बिंदु है। कर लगने के पश्चात पूर्ति वक्र ऐसे ऊपर की ओर खिसक जाता है और S1 में परिवर्तित हो जाता है, जो कि क्या है, नया पूर्ति वक्र है, जो मांग वक्र को P1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जहां P1 नया संतुलन बिंदु है और P1 M1 वस्तु की कीमत तथा O M1 वस्तु की क्या है, मात्रा है। तो वो था उत्पत्ति समता नियम। अब इसका जो बी पॉइंट है वो है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का उत्पादन इस नियम के अंतर्गत हो रहा है तो कारारोपण के कारण कीमत में जो वृद्धि हो जाती है वह कर राशि से कम होती है। इस तरह का कुल भार क्रेताओं पर नहीं पड़ता। इसको भी हम लोग रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यदि कारारोपण होता है और कारारोपण होने के कारण कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसका क्या है, वह कर राशि से क्या होती है, अगर कीमत में वृद्धि भी हो रही है तो वह कर राशि से कम होती है और इसका जो भार होता है वो किस पर, क्रेताओं पर क्या है, वो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो ये है इसका चित्र, जहाँ y अक्ष पर कीमत लिया गया है, x अक्ष पर वस्तु की मात्रा लिया गया है, dd क्या है, डिमांड कर्व है, S सप्लाई वक्र है, S1 क्या है, नया सप्लाई वक्र है। ये dd को क्या है, P बिंदु पर काट रहा है, मतलब सप्लाई वक्र क्या है, मांग वक्र को P बिंदु पर काट रहा है, तो ये क्या होगा, संतुलन का बिंदु होगा। ठीक है, मतलब P संतुलन का बिंदु है और PM कीमत पर वस्तु की मात्रा क्या है, OM है। ठीक है उसके बाद जब कारारोपण किया जाता है तो ये पूर्ति वक्र क्या है, बढ़ जाता है तो ये ऊपर की ओर बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नया सप्लाई वक्र हो जाएगा, जो कि मांग वक्र को कहाँ, P1 बिंदु पर काट रहा है, तो P1 क्या होगा, नया संतुलन बिंदु होगा। ठीक है, और जो इसका नया कीमत निर्धारित होगा वो P1 M1 होगा। ठीक है, तो ये इसका नया कीमत है और इस कीमत पर क्या है, O M1 मात्रा, मतलब वस्तु की मात्रा क्या है, उसको दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि OM पहले जो वस्तु की मात्रा था, अगर कीमत बढ़ गया तो इसका क्या होता है कि वस्तु की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये वस्तु की मात्रा OM से घटकर क्या हो गई, OM1 हो गई। KP जो है वो उसका कर जो लगाया गया है उसकी मात्रा है, को दर्शाता है। अब इसका C जो है वो है क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, यदि वस्तु का उत्पादन इस नियम के अंतर्गत होता है तो कारारोपण के कारण कीमत में जो वृद्धि हो जाती है वह कर की राशि से अधिक होती है, अतः कर का कुल राशि से अधिक भार क्रेताओं पर पड़ेगा। इसको भी हम लोग क्या है, रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो जब कर लगाया जाता है उससे क्या होता है, कीमत में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, कर की राशि से क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा होती है और इसका भार ना क्रेताओं पर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। तो ये है इसका चित्र, y अक्ष पर कीमत को लिया गया है और x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया गया है, dd मांग वक्र है और SS क्या है, पहला सप्लाई वक्र है और S1 क्या है, नया सप्लाई वक्र है। ठीक है, तो dd क्या है, मतलब पूर्ति जो है वो dd को कहाँ पर काट रही है, P पर काट रही है, तो ये इसका PM जो क्या है, कीमत हो जा रहा है और OM क्या है, वस्तु की मात्रा हो जा रही है। तो OM क्या है, वो वस्तु की मात्रा हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद जब कर लगाया जाता है तो क्या होता है कि ये पूर्ति वक्र खिसक करके ऊपर की ओर चला जाता है और S1 में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मांग वक्र को P1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो P1 और K, ठीक है, ये कर की मात्रा है, कर की मात्रा इतना लगाया गया है। ठीक है, और मतलब RP1 इतना से इतना तक क्या है, वस्तु की कीमत है। ठीक है, मतलब कि कर की मात्रा इतना लगाया गया और वस्तु की कीमत इतना देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इतना कीमत पर मतलब कि पूरा P1 M1 कीमत पर उसको कितना है, OM1 क्या है, वस्तु की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है,
मैंने चित्र से समझा दिया है। अगर आप उसका एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो ये मैं दिखा दे रही हूँ। ये आप इसको इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, पर आप कॉपी जब भी करें तो चित्र को देख करके करें, ताकि वो आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से, मतलब कि अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। सॉरी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट है बाजार दशाएं या मार्केट जो कंडीशंस होता है, ठीक है। तो करपात इस बात से भी प्रभावित होता है कि बाजार दशाएं क्या है, अर्थात जिस वस्तु पर कर लगाया जा रहा है उसका उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में हो रहा है या एकाधिकार की दशा में, ठीक है। तो बाजार की भी कंडीशंस होती है, उसमें भी पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार आते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता को चलिए पहले देखते हैं। तो ये बाजार दशा के अंदर जो पहला पॉइंट होगा वो होगा पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा फर्म कीमत क्या होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि फर्म को कीमत निर्धारित करने का अधिकार नहीं होता है। उद्योग कीमत निर्धारक होते हैं। ऐसी स्थिति में एक उत्पादक वस्तु की कीमत को क्या है, प्रभावित नहीं कर सकता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अल्पकाल में कर का सारा भार विक्रेताओं को उठाना पड़ता है तथा दीर्घकाल में कर का सारा भार क्या है, क्रेताओं पर टाल दिया जाता है। इसको भी हम लोग चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये है इसका चित्र, जहाँ y अक्ष पर कीमत और कर को लिया गया है, x अक्ष पर वस्तु की मात्रा या जो भी मात्रा है उसको लिया गया है। और ये डिमांड वक्र होगा, ये सप्लाई वक्र है, ठीक है। ये M1 है, ये M है, ये E है, ये A है, ये B है, ये C है और ये O है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि चित्र द्वारा कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ये P है और ये P1 है। तो चित्र से x अक्ष पर मात्रा तथा y अक्ष पर कीमत या कर को दर्शाया गया है। dd मांग वक्र तथा SS क्या है, पूर्ति वक्र है। पूर्ति रेखा SS मांग वक्र को क्या है, पूर्ति रेखा क्या है, SS, और मांग वक्र क्या है, DD। वो E बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, जहाँ OP, ठीक है, OP क्या है, कीमत है तथा OM क्या है, वस्तु की मात्रा है। ई संतुलन का क्या है, बिंदु है। कर लगाने के पश्चात पूर्ति वक्र SS से खिसककर S1 हो जाती है, जो मांग वक्र को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जहाँ OP1 नई कीमत है तथा OM1 वस्तु की मात्रा है, जहाँ A क्या है, संतुलन का बिंदु है। तो वो था पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अब इसी का B नंबर हम लोग देखेंगे एकाधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो एकाधिकार का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है और वह इस प्रकार कर विवर्तन करता है जिससे उसके एकाधिकारी का कुल लाभ कम ना हो। एकाधिकार द्वारा कर का क्रेताओं पर विवर्तन करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो एकाधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि लाभ कमाना ही होता है। वो अपने लाभ के उद्देश्य से ही वस्तु का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर का विवर्तन करना चाहेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। मतलब कि वो अपना जितना उसको कर लग रहा है वो अपना कर का भार ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारों पर डालना चाहेगा ताकि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। एकाधिकारी पर निम्न प्रकार से क्या है, कर लगाया जा सकता है। पहला आता है एकमुश्त कर या एकाधिकार लाभ पर कर। यदि एकाधिकारी उत्पादक पर एकमुश्त कर लगा दिया जाए, अर्थात बिना किसी निश्चित आधार के एक निश्चित राशि निर्धारित कर दी जाए, तो इस प्रकार के भार को वह उपभोक्ताओं पर विवर्तित या वितरित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि एकाधिकारी के कुल लाभों या बिक्री के अनुसार कर लगाया जाता है तो भी उसका विवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कर राशि का निर्धारण तो कुल लाभ के प्राप्त हो जाने अथवा कुल श्रेणी के हो जाने के बाद होगा। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी कर भार का विवर्तन नहीं कर सकता। इसको भी हम लोग चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये इसका चित्र है। तो y अक्ष पर क्या है, कीमत को लिया गया है, x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया गया है और ये उसका डिमांड कर्व है, ये MR है।
और ये MC है, ठीक है। ये AC1 है, ये AC है, ये M है, ये O है, ये E है, ये E1 है, N है, P है, K है, AC है और ये AC1 वक्र है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है? तो चलिए अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। चित्र से x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है, जहां M, C और MR वक्र क्या है, स्थिर हैं। एक इकाई की औसत उत्पादन लागत KM है, तो कुल उत्पादन लागत OM KE है। कर लगने के बाद AC बढ़कर AC1 हो जाती है, जहां कुल लागत OMNE1 है। कर लगाने के बाद कुल लागत में EKNE1 की वृद्धि हो जाती है। तो एकाधिकार के अंतर्गत इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है उत्पादन या विक्रय की प्रति इकाई पर कर। टेलर के अनुसार दूसरे वर्ग के करों को साधारणतः आगे की ओर विवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि सीमांत लागत एक ही दर से संपूर्ण तालिका में बढ़ जाती है, जिससे सीमांत लागत और सीमांत लाभ में एक नया संतुलन स्थापित होता है और इस प्रकार नया मूल्य और नई मात्रा निश्चित हो जाती है। इसको भी हम लोग चित्र के द्वारा क्या है स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये इसका चित्र है जहाँ y अक्ष पर कीमत और x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया गया है। ये MR वक्र है, ये D वक्र है, ये MC है, ये MC1 है, ठीक है। ये E है, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, ये K है, L है, N, P और P1। तो चलिए देखते हैं इसको चित्र का एक्सप्लेन कैसे किए हैं। चित्र से x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। पहला जो है कर लगने से पूर्व MC सीमांत लागत वक्र रेखा है, जो सीमांत आय की वक्र रेखा को K बिंदु पर क्या है प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि काटती है, जहां कीमत PM है। उसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट होगा वो क्या होगा, कर लगने के बाद सीमांत लागत वक्र ऊपर उठकर MC1 में परिवर्तित हो जाता है या फिर MC1 हो जाता है, जो सीमांत आय वक्र को L बिंदु पर काटता है, तथा मूल्य जो है PM से बढ़कर P1 M1 हो जाता है, ठीक है। जहां उत्पत्ति की मात्रा OM घटकर OM1 हो जाती है। KL कर लगाया जाता है, परंतु उपभोक्ता पर केवल P1N के बराबर ही कर भार पड़ता है। शेष भार एकाधिकारी पर पड़ेगा, परंतु एकाधिकारी कर का कितना भार उपभोक्ता पर डालेगा यह वस्तु की मांग व पूर्ति पर निर्भर करता है। तो वो तो एकाधिकार के अंतर्गत 2 पॉइंट्स था। अब वो एकाधिकार क्या था, तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट जो है वो है समय का प्रभाव। समय का प्रभाव भी कर विवर्तन पर क्या है पड़ता है। समय जितना अल्प होता है यानी कि कम होता है, पूर्ति में अधिक हेरफेर करने की संभावना कम रहती है, मतलब पूर्ति में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जा सकता है। अतः अल्पकाल में पूर्ति की लोच प्रायः बेलोचदार ही रहती है और पूर्ति पर लगे कर का एक बड़ा भाग विक्रेता को ही क्या है वहन करना पड़ता है, परंतु दीर्घ काल में चूंकि विक्रेता अपनी पूर्ति को मांग के अनुरूप क्या है समायोजित कर लेता है या फिर समायोजित करने में सफल हो जाता है, मतलब कि जितना मांग है उतना वो पूर्ति सप्लाई बढ़ा सकता है, इसीलिए वह कीमत बढ़ाकर कर भार का वहन मतलब कि कीमतें बढ़ाकर कर भार का बड़ा अंश क्रेताओं पर डालने में सफल हो जाता है, मतलब कि कर का जो भार है वो उसका एक बहुत बड़ा जो कीमत होगा वो क्या है क्रेताओं पर डाल सकता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है कर का क्षेत्र। कर के विवर्तन में उस क्षेत्र के आकार का भी महत्व होता है जिसमें कि वह कर लागू किया जाता है। कोई विशुद्ध रूप से स्थानीय कर यदि अपेक्षाकृत भारी होता है तो उसे विवर्तित करना कठिन हो जाता है, परंतु जब स्थानीय कर हल्का होता है तो बिना किसी अधिक कठिनाई के उसे विवर्तित किया जा सकता है। स्थानीय कर अगर अधिक होता है तो उसको क्या है विवर्तित करना मुश्किल हो जाता है, और यदि स्थानीय कर कम होता है तो उसको विवर्तित करना क्या होता है आसान हो जाता है।
छठा है अन्य तत्व। करपात को प्रभावित करने वाले क्या है, कुछ अन्य तत्व भी हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है कर की मात्रा। अगर कर की मात्रा बहुत कम है तो मूल्य बढ़ाकर ग्राहकों को अप्रसन्न नहीं करेगा और कर का भार क्या है, स्वयं सहन करेगा। जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, कर का भार स्वयं सहन कर लेगा। बी नंबर होगा उद्देश्य। शासक बहुत से कर इस उद्देश्य से लगाते हैं कि उनका विवर्तन ना हो, जैसे आय कर। ठीक है। शी वैधानिक कठिनाइयाँ। यदि कर विवर्तन करने में वैधानिक कठिनाइयाँ हैं तो कर भार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। डी श्रम व पूंजी की गतिशीलता। यदि समाज में पूर्ण रूप से श्रम और पूंजी की गतिशीलता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक कर के भार को उपभोक्ताओं पर डालने में सफल होता है। तो ये था कर भार को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पहला क्या था, मांग की लोच और मांग की पूर्ति की लोच। ठीक है। दूसरा क्या था, उत्पत्ति का जो भी नियम है उसके अंतर्गत आता था उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उसके बाद आया बाजार कंडीशंस। बाजार कंडीशंस में आएगा एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ठीक है। तो एकाधिकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, एक मुश्त एकाधिकार और उत्पादन विक्रय की प्रति इकाई पर कर। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या था, समय पर प्रभाव। पांचवा था कर का क्षेत्र। छठा था अन्य तत्व। अन्य तत्व के अंतर्गत क्या क्या था, कर की मात्रा, उद्देश्य, वैधानिक कठिनाइयाँ और था श्रम व पूंजी की गतिशीलता। तो ये सारे थे कि करपात या कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व या फिर एकाधिकार के अंतर्गत कर को निर्धारित मतलब कैसे किया जाता है या फिर उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी डालूँ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।